चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, कल की क्लास से एक बच्चे का डाउट पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर वाइज में। अब वो डाउट ये है कि जो शेल है हमारा मेटेलिक सेल, उसके अंदर जो हमने चार्ज क्यू रखा था, कैपिटल क्यू, और कहा था कि इंडक्शन के कारण यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा इंडक्शन के कारण, और इधर प्लस क्यू आ जाएगा, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मेटेलिक सेल अनचार्ज था, अगर उस पर पहले से ही कोई चार्ज होगा तो क्या होगा? तो भी सेम इफेक्ट होगा। मान लीजिए आपका मेटेलिक सेल है और इसके पास चार्ज है। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, मान लीजिए लिटिल क्यू। कितना चार्ज है? लिटिल क्यू। अब अगर आपसे कहा जाएगा ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू, तो आप इसी प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, मेटेलिक होलो स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू। चार्ज हमेशा आउटर स्किन पे ही रहता है। ठीक है। अगर आप किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट पे ऊपर से चार्ज डालेंगे तो वो हमेशा आउटर स्किन पर ही रहेगा। मेरे शब्दों को पकड़िए, ऊपर से चार्ज डालेंगे तो वो हमेशा आउटर स्किन पे ही रहेगा ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। ठीक है। तो ये आपस में रिपेल करेंगे सारे पॉजिटिव चार्ज, तो जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर रहेंगे, तो ये हमेशा आउटर स्किन पे रहेंगे। अगर ऐसी अवस्था में हम अंदर एक कैपिटल क्यू रख दे तो बच्चों इंडक्शन प्रोसेस होगी। जो इनर स्किन है उस पर माइनस का चार्ज आएगा, ये वाला माइनस का, क्योंकि इसने इंडक्शन कराया है, इसका जो फील्ड होगा वो इंडक्शन कराएगा। कल मैंने जैसे बताया था, माइनस का क्यू, ये पूरा का पूरा चार्ज का जो सम होगा वो माइनस क्यू होगा, इसके बराबर। और चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे तो इधर आपका प्लस में हो जाएगा प्लस क्यू। तो टोटल आउटर सरफेस पर तो क्यू प्लस क्यू चार्ज हो गया, क्योंकि तो पहले था, और प्लस क्यू और आ गया, और इनर सरफेस पर माइनस क्यू है। ठीक है। ये आउटर सरफेस और ये इनर सरफेस, तो सेम इफेक्ट होगा जैसा पिछले सवाल में हुआ था, वो अनचार्ज था और ये इंडक्शन वाला है। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम अंदर वाले चार्ज को सेंटर पे ना कहीं और पे रखें तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर हमने उसको कहीं इधर कहीं रखा, मान लीजिए ऊपर वाला ये अनचार्ज है मेटेलिक स्फीयर, इनिशियली अनचार्ज था, उसके अंदर हमने प्लस चार्ज रख दिया कहीं भी सेंटर के अलावा, तो क्या होगा? इंडक्शन होगा। और इंडक्शन वाला टोटल चार्ज जो होगा वो माइनस का क्यू होगा, अगर ये प्लस का क्यू है तो। बस अंतर इतना होगा कि ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसके पास थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चार्ज बना दिया, और दूरी पर डेंसिटी कम होगी। ठीक है। परंतु पूरे चार्ज का सम माइनस का क्यू ही होगा, जो कि मुझे कहीं पर तो लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। और ऐसा ही बाहर प्लस, इधर कम और इधर ज़्यादा, पास पास। ठीक है। ये प्लस का चार्ज क्यू। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के कुछ है नहीं कल वाली प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज लगा रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में, और आंसर है कि सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इस तरह पूछे जाते हैं कि वो हो ना पाए। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। मैं अपनी बुक के हिसाब से 29 पे हूँ, और आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन तो नहीं होगा क्योंकि ये 2009 का है, और आपकी बुक में 2010 वाले क्वेश्चंस 10 से 20 तक के हैं। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो चार्ज हैं, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, आर कैप्ट एट पॉइंट्स। प्लस का क्यू जो रखा है वो -x2, 0 पे रखा है, और माइनस का क्यू रखा है x1, 0 पर। कोऑर्डिनेट्स देखकर आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि चार्जेस कौन सी एक्सिस पर रखे हैं। बच्चों सबसे पहला जो तरीका होता है सवाल लगाने का, वो ये होता है कि कम से कम जो आए उतना चित्र बना लें, और इतना हमको
क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आया है कि दो चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर कैप्ट दिस कॉमा दिस। तो कौन सी एक्सिस पर रखा है? एक्स एक्सिस पर चार्जेस रखे हैं, ठीक है, x2, 0, x1, 0। तो पहले तो हम x एक्सिस बनाएंगे, ये अपना ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, ये y एक्सिस हो जाएगी अपनी। तो x2, 0 यहाँ पे ये मेरा पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये जो दूरी हो गई है वो x2 हो गई है, और ये मेरा नेगेटिव चार्ज रखा है और ये जो दूरी है वो x1 हो गई है। क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो इस हिसाब से लिखे गए हैं, डायग्राम अगर बना देंगे तो आसान हो जाएगा सवाल, इसलिए डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है। वो इस प्रकार से लिखते हैं कि बच्चा सवाल कर ना पाए, है बहुत आसान सवाल। तो इसको रखा है माइनस का x2, 0। तो देखिए माइनस के x2 पर मैंने रख दिया नेगेटिव x एक्सिस पे, और इसको x1, 0 पे रख दिया। ये q है और ये माइनस का q है। चलिए करना क्या है बताइए, रेस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पर मैग्नीट्यूड भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन भी बताओ। ओरिजिन कहाँ पे है, दिख रहा है ना, हाँ, इस ओरिजिन पे बताना है आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण भी होगा। प्लस चार्ज के कारण बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, और ये कितना दूर है, x2 का स्क्वायर। किस डायरेक्शन में फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो E1 इधर होगा। E2 देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन माइनस के चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस का चार्ज, जिसको हम E2 बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों माइनस नहीं लेना है, आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो Q अपॉन दूरी बताइए x1 स्क्वायर, और माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है तो वो जुड़ जाएगा, ये दोनों आप जोड़ दीजिए तो E नेट जो आएगा वो E1 प्लस E2 प्लस कर दीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1/x1 स्क्वायर प्लस 1/x2 स्क्वायर। दिस इज द आंसर। और किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जोड़ेंगे तो इधर ही नेट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये न्यूमेरिकल है तो मैं गलत बोल रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल नहीं है। और अगर मैं ये बोलूँ ये कुछ नहीं है तो भी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये कुछ तो है। अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कैसे गलत करेगा, होगा ही नहीं गलत, ठीक है। तो अपना पहला चैप्टर जब बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, एक दिन और मुश्किल से, फिर हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, और आप भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी में घुसेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अचानक से हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको कर दें तो फिर कुपच हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, आप पचा नहीं पाएंगे। क्योंकि उसकी जो ब्यूटीनेस है वो धीरे धीरे ही समझ आती है। जल्दीबाजी में कुछ बच्चे भड़बड़ा रहे हैं, आगे का भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे तो नहीं करना चाहिए। अगर आप आगे पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आएगा नहीं, हमारे साथ चलिए, सबसे अच्छा तरीका वही है। अगला सवाल 3 नंबर के क्वेश्चंस पे आ गया हूँ मैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन, और 30वां सवाल है मेरे हिसाब से डेराइव। देखिए डेरिवेशन है तो बहुत आसान होगा, मैं रफ्तार में करूँगा डेरिवेशन जल्दी जल्दी, ठीक है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बड़ा खुशनसीब बच्चे हैं 2017 वाले, डेरिवेशन आया डायरेक्ट। डाइपोल है, इक्वेटोरियल लाइन, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो मैं रफ्तार से करूँ, मैंने डाइपोल की लेंथ 2a मानी थी, तो बीचा बीच से r दूरी पर एक कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अच्छा साहब, तो ये दूरी A हो जाएगी, ये दूरी A हो जाएगी, बिल्कुल। इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले ये दूरी निकाल लें, √a² + r² पाइथागोरस से, ठीक है। मैं r मिटाल दूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ये दूरी हो गई √a² + r²। a ये है और r ये है, ठीक है। तो रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने डिटेल्स बता दी हो डायग्राम की, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन ये दूरी का स्क्वायर, अंडर रूट भी स्क्वायर भी है तो केवल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। रूट और स्क्वायर चढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, एक साथ मैंने उनको हटा दिया, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जिधर भी होगा। आंसर है 1/4πε0। चार्ज बताइए, क्यू माइनस नहीं लिया जाएगा। दूरी बताइए, सेम वही ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किधर होगा, इधर होगा। बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो एक काम करेंगे, हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये दोनों एंगल थीटा थीटा है क्योंकि ये सिमेट्रिकली बनाया गया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए रफ्तार में मैं एक काम करता हूँ, ये भी ई है, ये भी ई है। ये ई का कॉस थीटा, ये ई का साइन थीटा, ये ई का कॉस थीटा, ये ई का साइन थीटा। ये ई है, ये ई का कॉस थीटा, ये ई का साइन थीटा, ये ई का कॉस थीटा, ये ई का साइन थीटा। साइन साइन कंपोनेंट उड़ गए, खत्म हो गए, कैंसिल हो गए। जबकि कॉस कॉस कंपोनेंट जुड़ गए तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा जो नेट आया है वो आया है ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो 2e cos थीटा इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो मैं e की वैल्यू लिख दूं, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए आप। 1/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड cos थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा इज समथिंग बेस a अपॉन हाइपोटेन्यूस, a अपॉन हाइपोटेन्यूस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो इस तरीके से हम इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन कर सकते हैं। बच्चों चूंकि ये डेरिवेशन है, आपको डिट्टो पूरा कॉपी में मिल जाएगा, बस आपको एक बार ध्यान आ जाए कि हाँ यही था, इसलिए कुछ तो डर गए होंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी रफ्तार में कराया, ठीक है। डाइपोल का कोई भी डेरिवेशन हो, फाइनल रिजल्ट हमेशा हमको पी के टर्म्स में रखना चाहिए, डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना चाहिए। Q2a ये हमारा P बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2a बिकम्स P, और नीचे है इन दोनों का पावर देखिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर आधी है, तो नेट पावर हो जाएगी 3/2, 1.5। दिस इज द आंसर। चलिए, तो डेरिवेशन बच्चे आप बहुत अच्छे से लिख लिख के घोट डालिए। बिल्कुल बोर्ड के सवाल हम लोग लगा ही ले रहे हैं, आपको आइडिया तो लग ही रहा है। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपिक्ट मतलब दर्शाइए स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, प्लस का क्यूई फोर्स माइनस का क्यूई फोर्स, पी वेक्टर और ई वेक्टर। देख लीजिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना है। जब डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइपोल पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, क्योंकि प्लस वाले चार्ज पर और माइनस वाले चार्ज पर फोर्स लगता है, जिस कारण से डाइपोल टर्न हो जाता है। उस अवस्था को बोलते हैं कि डाइपोल पर टॉर्क लग रहा है। टॉर्क की जो हमने कैलकुलेशन की थी बच्चों, तो टॉर्क की कैलकुलेशन का आंसर आया था पी ई साइन थीटा। फिर हमने ये कहा था कि टॉर्क जीरो कब होगा, जब थीटा बराबर 0 हो जाए, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और थीटा 180 पर भी 0 होगा, उसको भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। थीटा बराबर 0, थीटा बिटवीन व्हाट, पी एंड ई, पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट एंड ई वेक्टर जब पैरेलल होंगे तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मैंने उस डायरेक्शन को दिखा दिया है, डायग्राम को भी दिखा दिया है, और अनस्टेबल का डायग्राम भी इधर बना देता हूँ। व्हेन पी एंड ई 180, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो पी वेक्टर ये हो गया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, एंड ई वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो ये दोनों ही इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। आप लिखेंगे कि दोनों ही केस में टॉर्क 0 है, इसलिए दोनों ही इक्विलिब्रियम है, ठीक है। चलिए रफ्तार में आगे बढ़ते हैं मिटाल के। तो ऊपर वाला 2 नंबर का पार्ट था, नीचे वाला 1 नंबर का पार्ट था, क्योंकि ऊपर डेरिवेशन था, थोड़ी सी बड़ी चीज थी। अगला सवाल, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है, तो उस पर टॉर्क का डेरिवेशन करिए। तो आज सवाल बड़ा रद्दी वाले हैं, डेरिवेशन करवा रहे हैं। चलिए हम कहेंगे व्हेन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एनी एंगल थीटा।
plus charge experiences force QE and minus charge experiences force minus QE. Due to these forces, dipole rotates about its axis and becomes parallel to electric field. And the torque on the dipole is torque is equal to R cross F. F की वैल्यू आप लिख दीजिए QE, क्योंकि दोनों फोर्स QE है, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऐसे नाली टाइप बनाइए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों फोर्सेस की लाइन, लाइन ऑफ फोर्स, ये परपेंडिकुलर दूरी बिटवीन फोर्सेस, दिस इज आर। तो अगर ये 2a है और ये थीटा एंगल है तो ये 2a का कॉस हो जाएगा, और ये जो दूरी है वो 2a साइन थीटा हो जाएगी, 2a साइन थीटा। कुछ बच्चे कहेंगे कि थोड़ा रफ्तार में चल रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, पहला चैप्टर आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो पूरा महीना हो चुका है और जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप 2-3 महीने ढंग से पढ़ रहा है तो आपको लगेगा कि जितना चल रहा है उतना पीछे से एक तरफ से बटोर के चल रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। ये नहीं है कि हम चैप्टर वाइज बाद में देखेंगे, ये नहीं कि सीबीएसई क्वेश्चन कैसे आते हैं बाद में बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है, एक साथ पूरा बटोर के चल रहे हैं। अगर आपसे कोई फर्स्ट चैप्टर का सवाल पूछता है तो आप बड़े आसानी से उसका जवाब दे लें, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड सवाल पूछता है तो। सो Q into 2a becomes P E sin theta. This is the expression for torque. Okay? चलिए, डेरिवेशन है तो बड़े आराम से हो जाता है, और बहुत अच्छा डेरिवेशन है, 3 लाइन का विद डायग्राम। What will happen if the field were not uniform? क्या होगा इस टॉर्क पर? इसका ये दूसरा पार्ट था कि जब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। मान लीजिए फील्ड इस प्रकार का है, धीरे धीरे घट रहा है, जो डायग्राम बना है ना उससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे में अगर आप एक डाइपोल को रखेंगे तो इस डाइपोल पे टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, रोटेशनल मोशन तो होगा ही होगा, साथ में ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, केवल रोटेशनल मोशन होता है। याद होगा आपको, एक फोर्स QE था, एक फोर्स माइनस QE था, नेट फोर्स 0 हो गए थे क्योंकि अपोजिट थे। नेट फोर्स 0 होने के कारण से कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, परंतु टॉर्क है इसलिए रोटेशनल मोशन होगा। इसमें रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद जो फोर्स लग रहा है इधर QE और इधर माइनस का QE अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों धीरे धीरे फील्ड कमजोर होता जा रहा है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए इसे। तो यहाँ पर जो फील्ड है QE ऑफ दिस प्लेस, और इस पर जो फोर्स होगा QE ऑफ दिस प्लेस, चार्ज तो बराबर है, परंतु बच्चों इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो गया, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, तो नेट फोर्स इधर है, तो ये डाइपोल ऐसे घूमेगा और इधर मोशन करेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा रोटेशन के साथ साथ। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से आपको ये सवाल बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आपकी बुक में भी ये होगा क्योंकि 2016 का है। ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग। एक रिंग के ऊपर, बच्चों एक रिंग है, इसके ऊपर एक चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है। रिंग, रिंग जानते हैं ना आप, इसकी रेडियस a है, रेडियस ऑफ रिंग इज a। वेरी गुड। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन कीजिए। बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का निकाला है, हमने सीट का निकाला है, हमने वायर का निकाला है, हमने स्फीयर का निकाला है, परंतु हमने रिंग का नहीं निकाला। आज हम रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, आपके स्कूलों में भी पूछते हैं, और हो सकता है कई मास्टरों ने करा भी दिया हो। मैं देखिए, पता तो मुझे भी है कि ये सवाल है सिलेबस में, लेकिन मैं सिलेबस के साथ नहीं कराता कभी भी, उसका कारण है मैं डराना नहीं चाहता। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग की एक्सिस ये है बच्चों,
इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, है ना, ये रिंग की एक्सिस है, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। और इसके आगे भी एक क्वेश्चन है, तो पहले तो हम इसके पहले क्वेश्चन का ही आंसर दे दें। ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए रिंग क्या चार्ज है, हाँ चार्ज है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो संभवतः कोई ना कोई तरीका होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का, तो कोशिश करते हैं। बच्चों ये पॉइंट चार्ज नहीं है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियरली पूरे में चार्ज फैला हुआ है। मान ले हम टोटल चार्ज क्यू, ठीक है, वो तो दिया होगा ना, रिंग नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो रिंग की एक्सिस पर P पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बच्चों आपकी कॉपी में नोट जाना चाहिए सवाल, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वो तो कम से कम आप नोट कर ही लीजिए। कुछ बच्चे ढिलाई दे रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कुछ खास होने वाला नहीं है, है ना। और मैं स्ट्रेस ज़्यादा लूँगा नहीं, क्योंकि बीमार हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए हाँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखूँगा, क्योंकि पैसे ले रहा हूँ इस बात के तो उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, इधर से कोई कमी नहीं होगी। कमी बच्चे कर रहे हैं कुछ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो क्लास समय से नहीं देखते। तो रिंग है, एक काम करते हैं बच्चों, इस रिंग पे हम एक बहुत छोटा सा एलिमेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पता है। गॉस थ्योरम हम ऐसे ही नहीं लगा सकते जब तक हमें मैथमेटिक्स का पूरा आइडिया ना हो, क्योंकि उसमें ई डॉट डॉट प्रोडक्ट होता है और अगर सरफेस गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकली नहीं बना पाए तो फिर वो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाता। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे बच्चों, यहां पर कहीं भी लेंगे, यहां पर ले लेते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है बच्चों छोटा सा टुकड़ा, रिंग पर ही मानेंगे। ये ऊपर मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पर छोटा सा टुकड़ा मान लिया है, ठीक है। DL लेंथ का, कितने लेंथ का माना है बच्चों? DL लेंथ का। D रिप्रेजेंट्स बहुत छोटा टुकड़ा, ठीक है, ये कैलकुलस का सिंबल है, और जहां भी DL आएगा या DX आएगा बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, इतनी छोटी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, पर जीरो नहीं। तो ये जो DL लेंथ का छोटा सा टुकड़ा होगा वो मेरे लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि बहुत छोटा है। तो इसका P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस छोटे से टुकड़े का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं थोड़ा धीरे कर रहा हूं इसको, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, जिसको मैं DE नाम दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इस पर चार्ज क्या होगा? DL टुकड़े पर, छोटे से एलिमेंट पर चार्ज DQ मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल Q मान लें, क्योंकि मैंने पूरी रिंग का चार्ज कैपिटल Q माना। DQ अपन दूरी, बच्चों इसका दूरी कितना है? लेट दिस डिस्टेंस R, है ना, सेंटर से R दूरी पर पॉइंट P है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी बच्चों? पाइथागोरस दिख रहा है ना आपको? तो ये दूरी हो जाएगी √A² प्लस R² का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, कभी कभार बच्चे क्या हैं कि डर जाते हैं, अरे बर्बाद हो गए, जने क्या कर दिया। सोचिए, हमने बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया है जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। उसका छोटा सा टुकड़ा जो है बहुत नन्हा सा है, तो हमने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ टुकड़ा अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी जो है वो पाइथागोरस से आई है, मैं यहाँ पे लिख ही दूँ क्योंकि वो फिर अच्छा लगेगा लिखने पर, A² प्लस R², ठीक है। इस पर जो चार्ज है वो DQ है, तो DQ चार्ज, इजी, बिल्कुल। बच्चों ये जो आपकी गाइड में दिया है, जो आपके स्कूल में कराया गया होगा, उससे सरल तरीके से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए।
मुझे पता है कि कौन सा किस तरीके से चीज़ को सरल करना है और कहाँ पे सरल करना है, कहाँ बताना है। किधर होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर ये पॉजिटिव टुकड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर होगा, DE, इसके जस्ट ऐसे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे ही सिमिलर एक टुकड़ा यहां पर लेते हैं, सिमिलरली एक टुकड़ा नीचे भी है, मान ले बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट, बिल्कुल डायमीटर पे अपोजिट ले लिया मैंने एक टुकड़ा, उससे समझना आसान हो जाएगा। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिमिलरली क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिकल है तो ये दूरी भी बराबर ही होगी, ये रेडियस a, ये r, तो ये भी a² + r², तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0। इसका चार्ज dq अपॉन दूरी √a² + r² और इस दूरी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा, DE। क्या किया हमने? कुछ नहीं, खेल कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और छोटे से टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बच्चों हमने एक एलिमेंट ऊपर लिया, एक एलिमेंट छोटा सा टुकड़ा नीचे लिया। अब आप देखिए जरा, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा क्योंकि सिमेट्री है पूरा का पूरा डायग्राम, तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस DE का एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट DE का ये कॉस थीटा हो जाएगा और DE का ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा हो जाएगा। DE का साइन थीटा, DE का कॉस थीटा। ऐसे ही नीचे वाली DE का एक कंपोनेंट ये इधर हो जाएगा कॉस थीटा, DE का कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा DE का साइन थीटा। बच्चों देखिए क्या हो गया, मैं DE को इसको मैं हटा दूं क्या? क्योंकि इसका जो कंपोनेंट मैंने कर लिए हैं, अब पिताजी का कोई जरूरत ही नहीं, बच्चे पैदा हो गए तो कंपोनेंट्स, तो DE कॉस थीटा, DE साइन थीटा, DE का कॉस थीटा, DE का साइन थीटा। तो साइन साइन कंपोनेंट बच्चों कैंसिल हो गए, कट गए। कौन जुड़ गए? DE कॉस थीटा, DE कॉस थीटा जुड़ गए, जबकि साइन साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गए। अब देखिए जरा, इन दोनों एलिमेंट के साइन साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, कॉस कॉस कंपोनेंट जुड़ रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, साइन साइन कंपोनेंट कट गए। ऐसे ही अगर मैं एलिमेंट यहां लेता और इसके डायरेक्टली अपोजिट एलिमेंट यहां लेता तो उसके भी साइन साइन कटते और कॉस कॉस जुड़ते, क्योंकि इन दोनों में कोई खास थोड़ी है, वो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक एलिमेंट यहां लेता और दूसरा एलिमेंट यहां लेता डायमेट्रिकली अपोजिट, तो उसके भी साइन साइन कटते और कॉस कॉस जुड़ते। कहीं भी ले सकता था, ऐसे ही एक एलिमेंट यहां लेता, दूसरा एलिमेंट यहां लेता डायमेट्रिकली अपोजिट, उसके भी कॉस कॉस जुड़ते और साइन साइन कटते। ऐसे ही एक एलिमेंट यहां लेता, दूसरा एलिमेंट यहां लेता, उसके भी कॉस कॉस जुड़ते, साइन साइन कटते। ऐसे ही एक एलिमेंट यहां लेता, दूसरा एलिमेंट यहां लेता, देखिए डायमेट्रिकली अपोजिट, उसके भी साइन साइन कटते, कॉस कॉस जुड़ते, यानी कॉस कंपोनेंट सबके जुड़ते। इसका कॉस इसके कॉस के साथ जुड़ जाता, डायमेट्रिकली अपोजिट जो है, इसका कॉस इसके कॉस के साथ जुड़ता, इसका कॉस इसके कॉस के साथ जुड़ता, इसका कॉस इसके कॉस के साथ जुड़ता, यानी सबके कॉस आपस में जुड़ जाते। डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा जुड़ जाते, जबकि सबके साइन कैंसिल हो जाते। किसके साथ कैंसिल हो जाते? डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के साइन साइन कैंसिल हो रहे हैं, कॉस कॉस जुड़ रहे हैं। डायमेट्रिकली अपोजिट के साइन साइन कैंसिल हो रहे हैं, कॉस कॉस जुड़ रहे हैं। साइन साइन कैंसिल हो रहे हैं, कॉस कॉस जुड़ रहे हैं, कॉस कॉस जुड़ रहे हैं, कॉस कॉस इसके भी जुड़ेंगे, इसके भी कॉस कॉस जुड़ेंगे। बच्चों डायग्राम बना के इस चीज़ को नहीं समझ सकते क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए और जो काम इनके साथ हुआ है वही काम इन सब के साथ होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी, कॉस कॉस जुड़े, साइन साइन कटे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी कॉस थीटा। कितनी बार जोड़े ये तो समझ ही नहीं सकते हम, क्योंकि एलिमेंट्स तो इसके ऊपर असंख्य हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट ले सकते हैं, उन सबके डी कॉस थीटा जुड़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे डी ई कॉस थीटा को जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। और केवल 2 नहीं है कि इन दोनों के डी कॉस जुड़ गए तो आपने लिख दिया 2 डी ई कॉस थीटा ना, ऐसे तो सबके डी कॉस थीटा जुड़ रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेट करना है।
डी कॉस थीटा को, और वो इंटीग्रेशन डी की वैल्यू लिख दीजिए, दोनों सेम वैल्यू है, तो 1/4πε0 डी क्यू अपॉन दूरी जो है वो अंडर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट भी है स्क्वायर भी है, तो केवल ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ये डी की वैल्यू हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों इधर देखिए, कॉस थीटा बेस यानी आर अपॉन हाइपो, मतलब ये आर अपॉन हाइपो मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब आप इस एक्सप्लेनेशन को जरूर समझ लीजिए, कुछ नहीं है, एक लाइन का आंसर है, अगली लाइन में आंसर है। अभी तक तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो बेसिक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपको सुनना है। ठीक है, साइन साइन सबके कट गए हैं, इन दोनों के साइन कट गए हैं, ऐसे ही सबके साइन कट जाएंगे और ऐसे ही सबके कॉस जुड़ जाएंगे। तो डी कॉस थीटा जोड़ना है, समेशन करना है, और गणित में समेशन को ऐसे दिखाते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, चलिए रफ्तार में हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर अपना मैथ लगा लूँ। कांस्टेंट टर्म आप आगे बाहर ले जाइए, ये सब कांस्टेंट है। 1/4πε0 बाहर ले जाइए, आर भी बाहर ले जाइए, ये पावर 1 है और हाफ है, तो पावर हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2 और इंटीग्रेशन डी क्यू। बच्चों डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ये डी क्यू था, इस पर चार्ज, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स का जब आप डी क्यू 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 इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू मिल जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज मिल जाएगा क्यू। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर है क्यू, एंड दिस इज द फाइनल आंसर 1/4πε0 क्यू आर इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कुछ है नहीं, बस डी कॉस को हमने इंटीग्रेट किया है, डी कॉस सबका जुड़ रहा था इसलिए, डी साइन सबका कट रहा था तो जुड़ रहा था, तो मैंने वो जोड़ दिया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमको मिल जाएगा कैसे, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। जोड़ दीजिए, जैसे इन दोनों का कॉस जुड़ रहा है वैसे सबका कॉस जुड़ेगा। ठीक है, तो वही मैंने डी की वैल्यू लिखी और कॉस थीटा आर अपॉन समथिंग, आर अपॉन समथिंग। चलिए ये हमारा आंसर है। और फिर ये भी कह रहे हैं अगली लाइन में, बहुत अच्छा सवाल है ये 3 नंबर का। हेंस सो दैट फॉर लार्ज डिस्टेंस रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। लार्ज दूरी के लिए रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है, यानी जो आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट P बहुत दूर है, अगर तो कैमरे के बाहर निकल गया, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P अगर आपको बहुत दूर है तो ये शो करिए कि रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो अगर P पॉइंट बहुत दूर है यानी ये R बहुत ज़्यादा है A के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आप स्पेशल केस लिखेंगे व्हेन R इज ग्रेटर देन A, व्हेन R इज ग्रेटर देन A। तो इसमें अगर इस स्पेशल केस को अप्लाई करें 1/4πε0 क्यू आर अपॉन ए को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि R बहुत ज़्यादा दूरी है। ठीक है, आप रिंग को बहुत दूर से देख रहे हैं तो शो करिए कि वो पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगी। कोई भी चीज़ जब आप दूर से देखेंगे तो वो छोटी ही दिखती है, तो रिंग भी छोटी ही दिखेगी। चार्ज्ड रिंग है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, बातों में नहीं बताना है, लिख के बताना है। अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ए को नेग्लेक्ट कर दीजिए R के सामने, तो यहाँ पे केवल R स्क्वायर बचेगा, ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो की पावर 3/2। देखिए बच्चों R स्क्वायर भी है 3/2 भी है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा तो R क्यूब रहेगा। अब ऊपर का R ये R खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? फाइनल आंसर 1/4πε0 क्यू अपॉन R स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्मूले को देखिए, Q इज द चार्ज ऑफ रिंग, टोटल चार्ज। तो ये फॉर्मूला आपको पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है 1/4πε0 क्यू अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब जब आप बहुत दूरी पर जाएंगे तो ये रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी। ये है वैसे असली फार्मूला, ये आपका स्पेशल केस अप्लाई करने के बाद पॉइंट चार्ज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने इसको आसानी से धीरे धीरे बताया। आप बिल्कुल सेम नोट करेंगे पूरा कॉपी में। पेपर में पूछा जाएगा आपके स्कूलों में
जनरली पहले पेपर में पूछा जाता है बच्चों को डराने के लिए और बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए, कोचिंग के लिए। स्कूल वाले थोड़ा डराते हैं पहले पेपर में, पर 12th क्लास है, क्या डरा पाएंगे। 33वां सवाल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। बच्चों अब है ना, एक डेरिवेशन को अभी अभी हमने टॉर्क का डेरिवेशन किया था और फिर से टॉर्क का डेरिवेशन पूछ लिया है। हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, डेरिवेशन तो मैं नहीं कराऊंगा, कि जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं तो इस पर भी फोर्स लगता है, इस चार्ज पर भी फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पर फोर्स लगाते हैं, फील्ड ही फोर्स लगाते हैं। असली बात तो ये है, चार्जेस आपस में फोर्स नहीं लगाते, चार्ज अपना फील्ड बनाता है और फील्ड एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इन फोर्सेस के कारण ये घूम जाएगा और टॉर्क की वैल्यू आएगी R क्रॉस F की वैल्यू QE और R की वैल्यू होगी 2A का साइन 2A साइन थीटा, Q और 2A बन जाएगा PE साइन थीटा। तो दिस इज अवर टॉर्क। चलिए बताइए क्या करना है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, आइडेंटिफाई टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई, एक्सप्रेशन तो ये है अपना पुराना वाला एक्सप्रेशन PE साइन थीटा, इज्जत से लिख लें थोड़ा, इसको P क्रॉस E भी लिखते हैं रंगबाजी में वेक्टर में। आइडेंटिफाई टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में दो परपेंडिकुलर वेक्टर के पेयर हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। ये एक्सप्रेशन है आपके सामने। देखिए बच्चों, ये तो फोर्सेस से हटाइए, P ये है, E ये है। बच्चों टॉर्क किधर, टॉर्क किधर, P क्रॉस E। P से E की तरफ चलो, ये P है और ये E है, तो P से E की तरफ, P क्रॉस E टॉर्क भीतर, P क्रॉस E टॉर्क भीतर, P क्रॉस E इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहां पर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, मैं बना दूं, ये P वेक्टर है और ये E वेक्टर है, और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर को मैं ऐसे बना दे रहा, ये टॉर्क का वेक्टर है। ठीक है। अब ये जो टॉर्क वाला फोर्स है वो P के भी परपेंडिकुलर है, E के भी परपेंडिकुलर है। देखिए कैसे, P क्रॉस E भीतर, तो ये जो वेक्टर है टॉर्क वाला वो इस P के भी परपेंडिकुलर है और ये जो वेक्टर है टॉर्क वाला वो E के भी परपेंडिकुलर है। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होता है। तो एक तो पेयर हो जाएगा टॉर्क और P का पेयर, टाउ एंड P परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टाउ एंड E ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों पेयर हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं बच्चों, बोर्ड में और आपके स्कूलों में ये पूछा जाता है। अच्छा सवाल है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप ध्यान से सारी बातें सुनते जाइए, जैसे जैसे आप हमको सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसका कारण भी ये है क्योंकि पहले ही दिन मैं चीज़ों को क्लियर नहीं करता और कर भी नहीं पाऊंगा इसलिए धीरे धीरे ही नशा चढ़े वो ज़्यादा अच्छा है। चढ़े लेकिन चढ़ना ज़्यादा आवश्यक है। अगला सवाल, अच्छा अब न्यूमेरिकल आ गया। तो डेरिवेशंस थे, ऊपर वाला भी टॉर्क का डेरिवेशन, फिर ये रिंग वाला भी एक प्रकार से डेरिवेशन ही है। अच्छा सवाल था। फिर ये डेरिवेशन इस बार ज़्यादा आज पूछे गए। अगला सवाल, चार्जेस रखे हुए हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ABC, नीचे यहाँ पर लिखा है प्लस क्यू एंड माइनस का 2Q। मैं पढ़ दूं, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द B एंड C ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो B और C पे ये चार्जेस रखे हुए हैं। चलिए रफ्तार में बताइए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो ये बच्चों बहुत आसान है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको ये एंगल 60-60-60 पता है, इसका चार्ज और ये दूरी भी पता है A। बच्चों प्लस चार्ज का यहाँ पर A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 Q/A²। देखिए इतना आसान है क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है, बना दूं मैं। तो इस चार्ज का A पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 1/4πε0 Q/A²। कोई बड़ी बात नहीं है ना। दिस इज E1 किधर होगा, इधर होगा, दिस इज E1, ठीक है।
माइनस वाले चार्ज का क्या होगा, E2। थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, 1/4πε0 माइनस की आवश्यकता नहीं है, 2q/a², 2q दूरी a², किधर, इधर, क्योंककि माइनस चार्ज है इसलिए। बच्चों आप इनको तो ध्यान से देखिए, एक है 1/4πε0 q/a², एक है 1/4πε0 2q/a², यानी ये दुगना है। तो E1 E2 की जगह हम लिख सकते हैं ये E और ये 2E और ये एंगल 120। तो इन दोनों का बच्चों जो वेक्टर एडिशन आएगा, एक अच्छा सा पैरेललोग्राम बनाएं, ये आएगा वेक्टर एडिशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्या होगा, E नेट होगा अंडर रूट ये E और ये 2E, तो E² + 2E² a² + b² + 2ab cos थीटा। देखिए a² + b² + 2ab cos थीटा, यही होता है अपना। तो एक वेक्टर है E, एक है 2E, तो E² 2E² 2E 2E cos थीटा। ओके, तो रफ्तार में आगे बढ़े, E² 4E², 2 2 जा 4E² cos 120 -½ cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -½ ये 2 से 4 कटेगा 2 बार और ये माइनस आगे आएगा, तो हो जाएगा E² 4E² हो गया 5E², 5E² में 2E² गया तो 3E² इज द आंसर। तो आंसर आ जाएगा √3E, √3E। ठीक है, E की आप वैल्यू रख दीजिए, मैंने इसको E माना था और ये हमारा 2E हो गया था, क्योंकि ये दुगना था इसलिए वेक्टर एडिशन करना आसान हो गया था E और 2E मान के। ठीक है, तो E² 2E², तो ये √3E आया आंसर, यानी √3 1/4πε0 q/a²। दिस इज अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। ठीक है, तो आप रिपीट करके देख लीजिए, आसान सा सवाल है, वेक्टर एडिशन का सवाल है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि कोई कठिन सवाल नहीं पूछा जाता, बस जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस में ही वो आसान आसान चीज़ें पूछते हैं, देखते हैं कि बच्चे को आता है या कि नहीं, और कुछ नहीं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मैं कल गॉस थ्योरम पे आ जाऊंगा और वो सारे सवाल एक ही जैसे हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। आज एक रिंग का सवाल बहुत अच्छा लगाया गया, एक ये सवाल भी ठीक था, बाकी डेरिवेशंस थे आज ज़्यादा नहीं लगा पाए, पर इसका कोई अफसोस नहीं है, आज एक अच्छा सवाल लगाया गया। ओके, दिन हमारे पास बहुत हैं, अगर हम पढ़ते रहें, धीरे धीरे ही क्यों ना पढ़ें, तो भी नहीं, हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके, कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो उनसे हमारा सुझाव यही है कि अगर पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, अन्यथा फालतू में आप पैसे अपने बर्बाद ना करें, अपने पिताजी के पैसे बर्बाद ना करें, आपके तो नहीं हैं और शायद ऐसे ही रहे तो आप करेंगे भी क्या भविष्य में। ध्यान रखिए थोड़ा। ओके, थैंक यू।